हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का भारत क्लासेस में। आज का क्लास जो होगा एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का बुक एनसीईआरटी क्लास 6 का 15 चैप्टर 15, 16 और 17। आज लगभग ये चैप्टर यानी कि क्लास 6 का जो साइंस है आज ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, हमारे द्वारा जो एमसीक्यू सीरीज़ चलाया जा रहा है ये आपको आने वाली कोई किसी भी एग्जाम्स में जहाँ से एनसीईआरटी क्वेश्चन से बेसिस आपको क्वेश्चन बनता है, जैसे कि अभी आने वाला जो है बीपीएससी टीआरई 4 का 71वीं बीपीएससी एसआई किसी भी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी पे जो आधारित प्रश्न बनते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में आपको ये क्लास बहुत मददगार साबित होगा। हम लोग एमसीक्यूज़ के तौर पे इस क्लास को कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आ रहा होगा, और जो भी पहले नहीं देखे हैं ये सभी क्लास आप एक आईडी पे जा करके यानी कि भारत क्लासेस पे जाकर उसके प्लेलिस्ट में जा करके साइंस का क्लास का एमसीक्यूज़ देख सकते हैं। धन्यवाद। अदरवाइज अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इस क्लास को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और ख़ास बात कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया के बारे में ज़रूर बताएं हमें कि हम और क्या इसमें सुधार कर सकते हैं। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 15 ये जो है चुंबक से रिलेटेड है। चुंबक, आप जानते हैं चुंबक क्या होता है कि एक किसी भी लोह पदार्थ को ये क्या करता है, आकर्षित करने का काम करता है। चुंबक के दो प्रकार का होता है। चुंबक में दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं, एक आकर्षित, एक विकर्षित गुण, प्रतिकर्षित जिसको बोल सकते हैं। ये मान के चलिए आपका क्या है, चुंबक है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मान चलिए ये चुंबक है। चुंबक में दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक क्या होता है, साउथ पोल होता है। याद रखिएगा, चुंबक का एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल साउथ पोल को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। अगर ये कोई दूसरा चुंबक है और इसका ये नॉर्थ पोल है, ये अगर नॉर्थ पोल है और ये साइड अगर साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल को क्या करेगा, विकर्षित करेगा। ये दोनों एक दूसरे को क्या है तो धक्का दे देगा, चिपकेगा नहीं। जबकि साउथ पोल से फिर ये चिपक जाएगा, यानी कि नॉर्थ पोल से नहीं चिपक सकता, आकर्षित नहीं करेगा। नॉर्थ साउथ को आकर्षित करता है, जबकि नॉर्थ को प्रतिकर्षित कर देगा। याद रखिएगा। और दूसरा बात आपको बता दें, कोई भी चुंबक अगर तोड़ देते हैं, अगर हम तोड़ देते हैं, जैसे कि ये चुंबक हम तोड़ते हैं, जैसे कट कर दिया, ऊपर यहाँ क्या है, नॉर्थ, ये तो नॉर्थ रहेगा ही, लेकिन ये पार्ट क्या बन जाएगा, साउथ। और जैसे न्यू चुंबक जो तोड़ के हम बनाए, तो ये भी क्या बनेगा, नॉर्थ, और नीचे वाला क्या बन जाता है, साउथ। प्राकृतिक रूप से अगर हम चुंबक को लटका देते हैं, आसमान में इस प्रकार से लटका देते हैं, तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ को इंगित करता रहता है। जो प्राकृतिक चुंबक होता है, मैग्नेटाइट को हम लोग प्राकृतिक चुंबक के रूप में जानते हैं। किसे, मैग्नेटाइट को प्राकृतिक चुंबक के रूप में जानते हैं। और फ्रेंड्स, एक और बात आप जान लीजिए, चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ, जबकि चुंबक के अंदर जो ये अपने फॉलो करता है साउथ से नॉर्थ। कहाँ से, साउथ से नॉर्थ। चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ और चुंबक के बाहर नॉर्थ टू साउथ। चुंबक के बाहर नॉर्थ टू साउथ ही इसका पावर फ्लो होता है। और एक बात, अगर किसी चुंबक का पावर घटाना, अगर उसको गर्म करेंगे, उसको पीटेंगे, ऊंचाई से गिराएंगे, तो चुंबक का पावर क्या होता है, कम होते जाता है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्लास। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। मैग्नेटाइट में क्या होता है, मैग्नेटाइट में लोहा जैसा गुण होता है, जिसके कारण चुंबकीय गुण इसमें देखने को मिलता है। इसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। मैग्नेटाइट को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक चुंबक। 2 नंबर, मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, जबकि जिन चुंबकों में हम अपने आप आसपास देखते हैं उसे क्या कहा जाता है, जिन चुंबकों को हम अपने आसपास देखते हैं उसे कृत्रिम चुंबक कहा जाता है। जिन पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है उन्हें क्या करते हैं, जो जिसे आकर्षित करेगा उसे क्या कहेंगे, चुंबकीय पदार्थ, और जिसे नहीं करेगा तो अचुंबकीय पदार्थ। पहले बता चुके, चुंबक में दो गुण पाए जाते हैं, एक आकर्षित करने का, एक विकर्षित करने का, प्रतिकर्षित भी बोल सकते हैं। शक्तिशाली चुंबक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, शक्तिशाली चुंबक में बनाने के लिए एलिनिको का उपयोग किया जाता है। किसको, एलिनिको का उपयोग किया जाता है। ये वीवीआई क्वेश्चन है। इनमें से कौन चुंबकीय सुई है, इनमें से चुंबकीय सुई, कपास चुंबकीय, कौन एक चुंबकीय सुई है, कपास को चुंबकीय सुई के तौर पे जाना जाता है। 6 नंबर,
प्रत्येक, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ऑप्शन दे देगा अगर साथ में लोहा का, तो लोहा नहीं लगाना है, कपास लगाना है आंसर। प्रत्येक चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। नॉर्थ नॉर्थ को आकर्षित नहीं करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, जबकि नॉर्थ साउथ को क्या करता है? आकर्षित करता है। 7 नंबर क्वेश्चन, चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए रक्षक और कीपर दोनों का प्रयोग किया जाता है। रक्षक और कीपर दोनों का प्रयोग किया जाता है। किसका किसका? रक्षक और कीपर दोनों का प्रयोग किया जाता है। सी हो जाएगा आंसर। क्षण चुंबक हमेशा किस दिशा में दिष्ट होता है? क्षण चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर पूर्व नहीं, उत्तर दक्षिण दिशा में दिष्ट होता है। अगर क्षण चुंबक को रखेंगे ना, वो नॉर्थ टू साउथ दिखाएगा। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ चुंबकीय नहीं है? इनमें से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? रबर चुंबकीय पदार्थ नहीं है, जबकि कोबाल्ट, लोहा और निकेल ये क्या चुंबकीय पदार्थ है, जबकि रबर नहीं है। चुंबक के सिरों के क्षेत्र जहाँ आकर्षण क्या कहता है? जहाँ आकर्षण के गुण अधिकतम होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। जहाँ आकर्षण जब से ज़्यादा होता है उसे ध्रुव कहते हैं। बेलनाकार चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? बेलनाकार चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ साउथ हमेशा। किसी चुंबकों में कौन से गुण होते हैं? किसी चुंबक में दोनों गुण होना चाहिए, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का गुण होना चाहिए। या सिर्फ सब गलत है। गुण कौन सा? आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण होना चाहिए। प्राचीन काल में नाविक दिशा के ज्ञान के लिए क्या लटकाता था? नाविक दिशा के ज्ञान के लिए क्या लटकाता था? चुंबक लटकाता था। जैसे लटकाता था ये नॉर्थ की तरफ इंगित कर देता था। इनमें से कौन कृत्रिम चुंबक का आकार के होते हैं? कृत्रिम चुंबक के आकार के कौन होते हैं? छड़ और गोलांत, नाल, बेलनाकार। इनमें सभी क्या हो जाएगा? छड़, गोलांत, नाल, बेलनाकार सभी हो जाएगा। चुंबक के असमान ध्रुव में क्या होता है? चुंबक के असमान ध्रुव में क्या होता है? चुंबक के असमान ध्रुव में आकर्षण होता है और समान ध्रुव में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला चैप्टर है जल। आपको पता है पृथ्वी पे जो जल है 90% भाग में क्या है? पानी भरा हुआ है। 1, 2, 3% भाग में क्या है? सिर्फ H2O भरा हुआ, और 1% में क्या है? जमीन मौजूद। 1% से भी कम, यानी कि 25% से भी कम में। और हमारे बॉडी में भी लगभग 40 से 70% क्या होता है? पानी होता है। हमारे शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल है? हमारे शरीर में लगभग 70% जल होता है। पहला नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? 70%। दूसरा, फलों एवं सब्जियों को कितने प्रतिशत जल की मात्रा होती है? फलों एवं सब्जियों में, फल और सब्जी में लगभग 80 से 95% जल की मात्रा होता है। पदार्थ का द्रव अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तन, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन को क्या करता है? वाष्पन करते हैं। पानी को देखते हैं, पानी जब गर्म करने के लिए चढ़ाते हैं तो वहाँ क्या होता है? वाष्प निकलता है। द्रव से गैस में चेंजिंग होता है तो वाष्पन किया जाता है। पदार्थ का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन, अब गैस में है और इसको किस में बदलना है? द्रव में बदल देना है। तो द्रव में बदलने के लिए क्या करेंगे? संघनन क्रिया होता है। जैसे कि बारिश देखते हैं, बारिश क्या होता है? वाष्प होता है ऊपर ऊपर, और धीरे धीरे क्या होता बन जाता है? वो बारिश बन के नीचे गिर जाता है। तो इस क्रिया में क्या कहते हैं? संघनन क्रिया कहते हैं। वह क्षेत्र जिसमें जल संचित होता है क्या कहलाता है? जहाँ जल संचित होगा संतृप्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संतृप्त क्षेत्र कहलाता है। वायुमंडल से जल पृथ्वी पर द्रव या ठोस रूप में गिरना क्या कहलाता है? जब वायुमंडल से नीचे गिरता है तो वो क्या कहलाता है? अवक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवक्षेपण। अवक्षेपण, वाष्पन नहीं होगा। वाष्पन तो पृथ्वी से ऊपर जाता है ना। हमारी दैनिक आवश्यकताओं के लिए वर्षा जल को इकट्ठा करना क्या करता है? हम लोग दैनिक जीवन के लिए वर्षा जल को इकट्ठा जो करेंगे इसे क्या कहते हैं? बादल का संग्रहण, वायु का संग्रहण, दोनों, या वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वर्षा जल संग्रहण। बादल को संग्रहण थोड़ी करते हैं, जल इकट्ठा मतलब पानी को इकट्ठा करना होता है। जल कितनी अवस्थाओं में होता है? जल 3 अवस्थाओं में हो सकता है, ठोस, द्रव और गैस। जल कितनी अवस्थाओं में? 3, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन है? जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन है? सतही जल, भौम जल, बादल, इनमें सभी ऐसे माना जाता है। वर्षा को जल प्राप्ति का सबसे मुख्य स्रोत माना जाता है, वर्षा को। अनावृष्टि से क्या होता है? अनावृष्टि से क्या होता है? अनावृष्टि से क्या हो जाता है? सूखा हो जाता है। अगर जल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? सूखा पड़ जाता है।
पृथ्वी पर जल की मात्रा में क्या परिवर्तन हो रहा है? पृथ्वी की जल की मात्रा में क्या परिवर्तन हो रहा है? निश्चित घट रही है, बढ़ रही है। पृथ्वी पर जल की मात्रा पूछ रहा है, जल की मात्रा लगभग स्थिर है। ऐसा नहीं बोल रहा है ये कि पीने वाले जल की मात्रा में क्या परिवर्तन हो रहा है। समुद्र इतना बड़ा है, जल की मात्रा में क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब देखिए ऐसा पीने वाला जल क्यों हो रहा है? हम लोग क्या कर रहे हैं, उस जल को बर्बाद करते हैं, क्या करते हैं, वेस्ट कर देते हैं। इतना ज़्यादा कचरा, समुद्र में कचरा फैलाना, मीठे पानी जिसके कारण से क्या हो जाता है, धीरे धीरे खराब होते जाता है। और हम लोग वर्षा जल का संग्रहण सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण से लगभग स्थिर है। क्या है? लगभग स्थिर। याद रखिए, पीने वाले जल के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये सीधा जल के बारे में बात किया, सिर्फ जल बोला है। इनमें से कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है? क्या बाढ़ से संबंधित नहीं है? मिट्टी का अपरदन, मिट्टी पर खड़े पेड़ों द्वारा मृदा अपरदन, दोनों बाढ़ से संबंधित है। जान माल की क्षति, जल स्तर का गिरना, जल स्तर का गिरना बाढ़ के कारण नहीं होता है। जल स्तर बढ़ेगा तभी तो बाढ़ आएगा। निम्नलिखित में से कौन सुखाड़ से संबंधित है? सुखाड़ से संबंधित कौन है? जल स्तर का गिरना, खाद्य एवं चारा की कमी, पर्वतीय बर्फ का पिघलना या वर्षा का नहीं होना। क्या बोल रहा है? सूखा से संबंधित नहीं है, यानी कि गीला। जल स्तर का गिरना सूखा संबंधित है, खाद्य एवं चारा की कमी सूखा से संबंधित है। पर्वतीय बर्फ का पिघलना, अगर बर्फ पिघलेगा तो सूखा की कमी कैसे हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा पानी फ्लो करेगा हमारी नदियों में, जब नदियों में पानी फ्लो करेगा तो सुखाड़ से क्या उभर जाएगा। आपको बता दें, उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, वहाँ पे जो नदियाँ बहती है वो मौसमी नदियाँ नहीं है, वो सदा यानी कि प्रत्येक साल बहने वाली नदियाँ हैं। जबकि दक्षिण भारत की नदियाँ मौसमी नदियाँ होती है, जब बारिश होता है उसी में ज़्यादा पानी देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नॉर्थ में क्या है, हिमालय है। हिमालय से जो ग्लेशियर पिघलता है, वो ग्लेशियर के पानी क्या होता है, नदियों में फ्लो करता है, चाहे गंगा हो, यमुना हो, सिंधु, सतलज, व्यास, ये सभी में। और जबकि दक्षिण भारत के गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सदा वार्षिक नदियाँ नहीं होती, इनमें मौसमी नदियाँ के रूप में जाना जाता है। इनमें से कौन एक अवक्षेपण का रूप नहीं है? अवक्षेपण का रूप नहीं है, वर्षा अवक्षेपण का रूप नहीं है। निम्न में से, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन बादल के बनने में भाग लेता है? बादल के बनने में कौन भाग लेता है? संघनन, वाष्पन के बाद संघनन, वाष्पन के बाद संघनन, पहले वाष्पन होता है फिर संघनन, ये बादल बनने में भाग लेता है। जल वाष्प को जल में परिवर्तन करने के प्रक्रम को क्या कहा? जल वाष्प को जल में परिवर्तन करेंगे तो क्या करेगा? संघनन कहलाएगा। इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के चारों ओर रंगहीन गैसों का, कैसा? रंगहीन गैसों का आवरण काफी दूर तक फैला हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। हमारे पृथ्वी चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? वायुमंडल से घिरा हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताने की कोशिश करें कि ये क्लास में और क्या सुधार करने की आवश्यकता है। चलिए अगला चैप्टर चालू करते हैं। अगला चैप्टर है वायु, इससे सभी लोग परिचित होंगे। बहती वायु को हम क्या कहते हैं? बहती वायु को पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पवन कहते हैं, सिंपल है। किसके द्वारा जल विस्थापित होता है? जल कहता है, तब विस्थापित किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा जल क्या होता है? विस्थापित होता है। ज्वलन को और क्या कहा जाता है? ज्वलन यानी जल को और क्या कहा जाता है? ज्वलन को और क्या कहा जाता है? दहन क्या कहा जाता है? ज्वलन को और क्या कहा जाता है? दहन। वह पदार्थ जिसकी उपस्थिति में दहन होता है उसे कहते हैं प्रकाश नहीं, ऊर्जा की उपस्थिति नहीं, दहन का पोषक। दहन का पोषक कहते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है और इसे दहन का पोषक के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन काफ़ी सक्रिय तत्व है? इनमें से सबसे ज़्यादा सक्रिय तत्व क्या जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? काफ़ी सक्रिय तत्व के रूप में जाना जाता है। वायु हमारे किस ओर उपस्थित है? वायु हमारे चारों ओर उपस्थित है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सभी ओर। इनमें सभी होगा ना। इनमें से कौन वायु के प्रधान अवयव है? वायु के सबसे प्रधान अवयव किसे माना जाता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन, इसलिए सी हो जाएगा आंसर। गतिशील वायु को क्या कहा जाता है? गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जल वायु का ऊर्ध्वाधर, अच्छा, ऊर्ध्वागामी विस्थापन करता है, क्योंकि यह क्या होता है? क्योंकि यह वायु से भारी होता है। जल क्या होता है? वायु से भारी होता है, इसलिए ये ऊर्ध्वगामी विस्थापन करता है। श्वसन में वायु के
किस अवयव का उपयोग होता है श्वसन में? वायु की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। हम लोग सांस लेते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। 11 नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में किस मतलब कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण, जब प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। C6H12O6 जब ग्लूकोज बन रहा होता है तो ऑक्सीजन, याद रखिए, ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में होती है। ऑक्सीजन किसके उत्पादन में? सह उत्पाद के रूप में होता है। 12, प्रकाश संश्लेषण में वायु के निम्नांकित किस अवयव का उपयोग होता है? वायु के निम्नांकित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है। प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है और ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में आता है। वायु स्थान छेदती है। वायु स्थान छेदती है और इसमें क्या होता है? वायु स्थान छेदती है, इसमें क्या होता है? गंध होता है, रंग होता है, द्रव्यमान होता है। वायु का कोई गंध कोई रंग नहीं होता है वायु का, लेकिन द्रव्यमान वेट होता है, वजन होता है। हरे पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव में किसकी आवश्यकता होती है? किसका? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की आवश्यकता होगी। चलिए लास्ट चैप्टर है ये, ठोस कचरा प्रबंधन, जिसमें कचरा से प्रबंधन रिलेटेड क्वेश्चन है। सड़कों को साफ करने से प्राप्त ठोस कचरे को क्या कहा जाता है? सड़क से जो प्राप्त ठोस कचरा होता है उसे नगर ठोस अपशिष्ट कहा जाता है। अस्पताल, उपचार्य, गृह, रोग विज्ञान, प्रयोगशाला, पशु चिकित्सा इत्यादि द्वारा उत्पन्न कचरा को क्या कहा जाता है? इनके द्वारा उत्पन्न कचरा को जैव चिकित्सा कचरा कहा जाता है। क्या कहता है? जैव चिकित्सा कचरा। पशुधन और दुग्धशाला से प्राप्त कचरा क्या कहलाता है? जो पशुधन इससे प्राप्त कचरा को कृषि कचरा कहेंगे। क्या कहेंगे? कृषि कचरा। लाल केचुए की सहायता से वनस्पति खाद बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लाल केचुए की बनाने वर्मी कंपोस्ट और कृमि कंपोस्ट दोनों कहा जाता है। क्या हो जाएगा? दोनों आंसर। शुष्क ठोस पदार्थ को जलाना क्या कहलाता है? जब शुष्क ठोस पदार्थ को जलाना कहते हैं उसे भस्मीकरण कहते हैं। जहरीली गैसें, धुआं, गंदा जल आदि कचरे निम्नलिखित में से किससे निकलते हैं? ये जो होता है कारखाने से निकलता है, जहरीली गैस, गंदा पानी, धुआं। कौन सा कचरा कुछ समय के पश्चात स्वतः विघटित होता है? स्वतः विघटित जैविक कचरा हो जाता है स्वतः विघटित। जैसे पेड़ पौधा, कोई जीव जंतु मरता है, ये क्या होता है? तुरंत क्या होता है? खत्म हो जाता है। जबकि प्लास्टिक तुरंत खत्म नहीं होता। अभी हाल ही में प्लास्टिक की खोज किया गया है, जिसमें बोला गया 40 से 50 साल में ये खुद ब खुद क्या बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। जबकि वर्तमान का जो प्लास्टिक का जो उपयोग किया जा रहा है ये हजारों करोड़ों साल में ये खत्म नहीं होता है। प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? जो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रदूषक कहेंगे। इनमें से कौन केंचुओं का भोज्य पदार्थ है? केंचुओं का भोज्य पदार्थ कौन है? सब्जियों के छिलके केंचुओं का भोज्य पदार्थ माना जाता है। और केंचुओं का और रेंगता जो उसको क्या होता है? अर्थवर्म, उसका भोज्य पदार्थ क्या होगा? उसका मिट्टी उसका भोज्य पदार्थ हो जाता है। रसोई घर के कचरा का करना चाहिए। रसोई घर के जो कचरा उसको क्या करना? कंपोस्ट में परिवर्तन हमें कर देना चाहिए ताकि हमें यूज में आ जाए। रसोई घर में कचरा क्या होता है? फल, सब्जी उब्जी, ये सब के छिलके, सड़े गले पदार्थ, या कभी कभी हम लोग खाना पीना खाते हैं तो जूठा गिर जाता है, ये भी क्या है? एक प्रकार से कचरा में आ जाता है। जैव अनिम्नीकरणीय कचरा क्या करना चाहिए? जैव अनिम्नीकरणीय कचरा को क्या करना चाहिए? पुनः चक्रण करके इसका प्रयोग करने की कोशिश करना चाहिए। इनमें से कौन जैव अनिम्नीकरणीय कचरा है? अनिम्नीकरणीय है। वृक्ष की सूखी पत्ती जैव अनिम्नीकरणीय है। कागज को क्या कहा जा सकता है? कागज को हम लोग पुनः चक्रण के रूप में प्रयोग किया जाता है। कागज देखते हैं, चुन के ले जाते हैं, इसी कागज को फिर रिफ्रेश करके दोबारा आता है, ये पुनः चक्रण है। कंपोस्टिंग, गड्ढे में केंचुओं को डालने की विधि क्या कहलाता है? गड्ढे होगा, केंचुओं को डालने की विधि को क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। 15 नंबर एकदम आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आप सभी से उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आ रहा है। अगर आप तक आप बने हुए हैं तो आप इस क्लास को लाइक ज़रूर करें और साथ ही कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दें। 1 से 2 सप्ताह में अपघटित होने वाले कचरा को क्या कहते हैं? 1 से 2 सप्ताह में जो अपघटित हो जाता है उस कचरा में कौन होता है? फल,
बचा भोजन धातु, धातु तो 1 से 2 सप्ताह में नहीं होगा, फल हो जाता है, और बचा भोजन देखते हैं तुरंत ये खराब हो जाता है, तो ये 1 से 2 सप्ताह में अपघटित हो जाता है। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में फिर से।